चलिए दोस्तों, मैं आज लाइव आ चुका हूँ आप सबों के बीच। समय से कुछ लेट हो गया, 2-4-5 मिनट नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं और इसको शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। हाँ मनीष जी को नमस्कार। और जो बंधु जुड़ रहे हैं, सुधीर जी को नमस्ते। जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। बबलू राजपूत जी को जय श्री राम। बबलू राजपूत जी हमारे केसरिया भ्रष्टाचार विरोधी मंच के हेड हैं और केसरिया में जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा है उसके प्रतिनिधित्व वो बबलू राजपूत जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बबलू राजपूत जी जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें अपने ग्रुप में ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। बहुत सारी बातें होगी। बात तो शिवहर की है, बात केसरिया विधानसभा की है, बात चिरैया विधानसभा की है, बात रीगा विधानसभा की है, बात बेलसंड विधानसभा की है। मिला जुलाकर बात सब जगह समस्याएं एक जैसी ही हैं पूरे बिहार में। बिहार के 38 जिलों में जब आप हालात देखेंगे तो हालात लगभग एक जैसे हैं। भ्रष्टाचार का आलम, भ्रष्टाचार चारों ही तरफ है। तो दोस्तों अब मैं शुरू करता हूं। जैसा कि आप सब बड़ों को नमस्कार, चरणों में चरण स्पर्श। दोस्तों को, युवाओं और बहनों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा शुभ प्यार। दोस्तों सबसे पहले मैं महुआवा के जितने भी निवासी हैं, महुआवा से भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका मैं कृतज्ञ हूं। उन्होंने जो मुझे प्यार और प्रेम कल रात्रि को दिया 9-9:30 बजे, उनके लिए मैं उनका ऋणी हो चुका हूं, उनका कर्जदार हूं। और ऊपर वाले ने चाहा तो मैं उनके इस कर्ज को चुकाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों चर्चा मैं करना चाहूंगा हमारे विधायक जी के द्वारा, जो शिवहर के विधायक हैं मोहम्मद सरफुद्दीन, उनके द्वारा किए गए अत्याचार के बारे में आप लोगों को बताना बेहद जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि समाज के प्रभावशाली लोगों के द्वारा प्रशासनिक तंत्र का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को न्याय से वंचित किया जाता है, लोगों के साथ अन्याय होता है। दोस्तों 19 तारीख की रात मिसौडा में एक घटना घटी। मिसौडा के लोगों ने मोहम्मद सरफुद्दीन के खिलाफ, जो विधायक हैं उनके खिलाफ, शिवहर में मिसौडा एक जगह है, पिपराड़ी के पास है, वहां के लोगों ने उनके खिलाफ रोष जताया, मुर्दाबाद का नारा लगाया। और ये स्वाभाविक है, जब आपका जनप्रतिनिधि पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं कर रहा, लोगों में असंतोष व्याप्त है, लोगों में उनके खिलाफ रोष है, तो ऐसे में ये लाजिमी है कि लोग उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इसमें गलत भी नहीं है। लोगों ने आवाज उठाया जब उन्होंने विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो विधायक जी को गुस्सा आ गया। हालांकि वो वहां पे दावत में गए थे, ये सच्ची बात है। इरशाद डीलर है मिसौडा में, उनके यहाँ वो दावत में गए थे। तो गए थे। अब आपको डेली दावत में ही जाना है क्योंकि आप विकास के कार्यों में तो जाते नहीं है। कहीं आप विकास के कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। हाँ, आपके दलाल कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ आपको दावत पर बुलाया जाता है। सिर्फ दलाल ही आपके दावत पर आपको बुलाते हैं। कभी अच्छे लोग आपको बुला नहीं सकते क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ बैठने के काबिल ही नहीं है। तो दलालों के यहाँ दावत में आप जाते हैं, वहां पर मुर्दाबाद का नारा लगाया जाता है और आप पुलिस को अपने प्रभाव में लेते हुए वहां के लोगों को आप अरेस्ट करा देते हैं, वहां के लोगों को गिरफ्तार करा देते हैं। आज मैं उस कानून पे भी चर्चा करूंगा, गिरफ्तारी के कानून पर। गिरफ्तारी के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइंस है, उसकी भी चर्चा करूंगा ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि किस हालात में पुलिस बाध्य है गिरफ्तार करने के लिए और किस हालात में पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती।
सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें यह साफ साफ दिशा निर्देश दिया गया है, जोगिंदर कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी वो जजमेंट है जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। वो मैं जजमेंट आपको दिखाऊंगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें चर्चा किया गया बहुत स्पष्ट तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने। ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। होता क्या है, तो गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो भावी उम्मीदवार हैं, भाई वामिक, वो अपने समर्थकों और जो उस समय महुआ में होते हैं, घटना में सौड़ा में जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उनके समर्थकों की या निर्दोष लोगों की, तो वो वहां पे जाते हैं और उनको बचाने के लिए थाने में जाते हैं। थाने में उनको डिटेन कर लिया जाता है। विधायक जी के इशारे पे यहाँ का डीएसपी काम करता है। विधायक जी के इशारे पे डीएसपी किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, इतना भ्रष्ट डीएसपी है ये। विधायक के इशारे पे डीएसपी इनको गिरफ्तार कर लेता है और इनके ऊपर साजिश का, षड्यंत्र का आरोप मढ़ दिया जाता है। दोस्तों, मैं ये सिर्फ इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पूरी कहानी, ताकि आप न्याय की जो प्रक्रिया है, ये आप इस पे कोर्ट को आप गलत नहीं कह सकते हैं। आप बताएंगे कि कोर्ट ने किस तरह आपको न्याय दिया है। ये पुलिसिया तंत्र, ये जो भ्रष्ट पुलिसिया तंत्र है, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अगर पुलिस तंत्र ठीक होती तो ऐसी गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग समझ सके कि कोर्ट और पुलिस दोनों अलग अलग है। पुलिस गलत करती है और बदनामी कोर्ट का होता है। मैं यही बताना चाहता हूं, आप इसको समझेंगे, अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कैसे हुआ और क्यों हुआ, और बहुत चीजों आपको भविष्य में ये इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों, उनको वहां डिटेन कर लिया जाता है, उनकी मोबाइल सीज कर ली जाती है, रात भर हवालात में वहीं मच्छर मक्खियों के बीच में रखा जाता है। एक सभ्य और सज्जन आदमी को और एक ईमानदार और शिक्षित आदमी को वहां बंद करके रखा जाता है। किस तरह से आप अन्याय कर रहे हैं लोगों के बीच, किस तरह आप एक सज्जन आदमी को, एक शिक्षित आदमी को, एक ईमानदार आदमी को आप एक गुंडा बनने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप आपराधिक तत्व में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसमें विधायक का फायदा है, विधायक के इशारे पे ये किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, विधायक जी कहते हैं एफआईआर हुआ, एफआईआर मोहम्मद वजीर जो उनका ड्राइवर है उसके रिटन कंप्लेंट पे, उसके लिखित कंप्लेंट पे एफआईआर हुआ, और एफआईआर होने के बाद इन सब की गिरफ्तारी, इनके बाद 8 और साथ में 8 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, टोटल 9 व्यक्ति वहां अरेस्ट हुए और उनको सुबह कोर्ट में हाजिर कर दिया गया। कोर्ट से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। दोस्तों, इस बीच मैंने लगातार प्रयास किया इनसे कांटेक्ट करने की, मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया। सबने मुझे झूठ बोला, प्रशासन ने भी झूठ बोला, ये यहाँ नहीं है, डीएसपी ऑफिस में झूठ बोला गया, ये यहाँ नहीं है, किसी तरह मुझे मिलने नहीं दिया गया। खैर, मैं उस दिन से भर में ही उपलब्ध था। वामिक भाई से गलती इतनी हुई कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, अगर कांटेक्ट किया होता तो फिर स्थिति ही कुछ और होती। खैर, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहूंगा। कोर्ट में बेल पिटीशन लगा। अब देखिए, एक और साजिश देखिए, दूसरा षड्यंत्र ये देखिए, इनको यहाँ शिवहर जेल में भी रखा जा सकता है, लेकिन शिवहर जेल में नहीं, क्योंकि इन्हें प्रताड़ित करना था, इन्हें घर से दूर भेजना था, इन्हें ये संदेश देना था कि अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे तो सबका हश्र इसी जैसा होगा। और इस संदेश को देने के लिए इन्होंने सारे लोगों को बेनीपट्टी के जेल में भिजवा दिया। यहाँ से कुल दूरी मैं समझता हूं 60-70 किलोमीटर होगा अंदाजा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको 15-16 दिन वहां बंद रखा गया, बेल पिटीशन मूव किया, केस डायरी आया, उसमें नीचे से रिजेक्ट हुआ एसडीजीएम कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास आया, सेशन जज का फैसला, इस पे पहले डेट पे इन्होंने केस डायरी मंगवा ली। खैर, इसमें कोऑपरेशन और छोटे पुलिस वालों का जो थाना प्रभारी है, इनका कोऑपरेशन रहा और इन्होंने कोऑपरेट किया, केस डायरी टाइमली उपलब्ध करा दी। केस डायरी को जब मैंने पढ़ा तो वहां किसी को इंजरी था ही नहीं, इसमें 307 धारा लगा दिया गया था। 307 धारा का मतलब होता है मर्डर करने की कोशिश, और मर्डर करने की कोशिश तब होता है जब आप किसी नाजुक अंगों पे हमला करते हैं। एफआईआर में लिखा गया है विधायक जी के नाजुक अंगों पे हमला हुआ, बट इंजरी रिपोर्ट कोई भी नहीं लगा हुआ था केस डायरी में, क्योंकि कोई इंजरी रिपोर्ट नहीं था। इस बेसिस पे कोर्ट ने न्याय करते हुए, मैं कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, कोर्ट ने न्याय करते हुए इन्हें जमानत पर छोड़ दिया, जमानत पर छोड़ने का हुक्म दे दिया। अब इन्होंने क्या
जाल फैलाया। देखिए, एक तो इनका जनाधार खिसका और भाई मामी का जनाधार मजबूत हुआ। अब जब इन्हें लगा कि हमने जो किया है अब तो उल्टा खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, तो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र ये था कि जी कंप्रोमाइज हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ। जब 8-9 आदमी जेल में बंद थे तो कंप्रोमाइज कैसे हो सकता है? आप कैसे कंप्रोमाइज कह सकते हैं? आप मिसगाइड भी तो कर सकते हैं लोगों को, किसी चीज पे साइन कर दो। अब अंदर में जेल में कोई बैठा है तो उसको ये क्या पता किस चीज पे साइन करना है? कोई भी कागज भेजा जाता है, उस पर दस्तखत करके भेज देता। और एक आम नागरिक, चाहे वो शिक्षित भले हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लेकिन कानूनी बातों को आप नहीं समझ सकते। कानूनी बातें आपकी समझ से परे हैं। तो कुछ लोगों ने साइन कर दिया। आप कोई भी कागज भेज के आप साइन करा लो कोर्ट में, ये जरूरी है? भेज दिया, आपने साइन कर दिया। अब वो क्या था नहीं था, किसी ने उसे पढ़ा नहीं, पढ़ने का इतना समय देते भी नहीं है वो। फटाफट ये कागज है जी, साइन करो, आया दस्तखत करके चलते, ये कोर्ट से आया जी। इस तरह की बातें हुई। अब इन्होंने दुष्प्रचार किया कि सारा खर्चा इन्होंने दिया। मैं बताता हूं, मैंने इनसे फीस लिया। मैं इनके 2 डेट पे अपीयर हुआ हूं। बहस में भी मैं था, उससे पहले डेट पे जब केस डायरी का ऑर्डर हुआ तब भी मैं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस तरह की कोई बातें नहीं हुई थी। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने आप निर्दोष लोगों को, तमाम मिसौड़ा के युवकों को, नवयुवकों को, मेरे प्यारे दोस्तों को आपने पूरी रात तबाह करके रखा। पूरी रात इनके घर की बहू बेटियों को चैन से आपने नहीं सोने दिया। सबके माथे पे जो शिकन था, पूरी रात सब टेंशन में रहे, पूरे परेशान रहे। एक मामूली सी बात पे आपने अपना सिर्फ प्रतिशोध को पूरा करने के लिए आपने निर्दोष आवाम को, निर्दोष जनता को, मिसौड़ा के जनता को, निर्दोष महुआ की जनता को पूरी रात आपने परेशान किया। और 16 दिन तक उनके, आप कितना पैसों का नुकसान हुआ, कितना उनको मानसिक मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, कितनी दिक्कतें आई उनको, आप सोचिए। मैं यही बताना चाहता हूं कि जब एक भाई वामी मजबूत आदमी, ऐसे व्यक्ति को जब आप परेशान कर सकते हैं, जेल भिजवा सकते हैं, सलाखों के पीछे भेज सकते हैं, आप उनको इतना मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं, इतना इकोनॉमिकल लॉस करा सकते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक आम जनता का क्या हाल होगा। धमकियां हमें भी आती है, धमकियां मुझे भी आती है। धमकियां ये कहते हैं कि अभी आप मेरे पोस्ट पे देखेंगे कैसे बेवकूफ और आप इन्हें जाहिल लोग कर सकते हैं, क्योंकि विधायक जाहिल है तो लाजमी है कि इनके जितने भी चमचे हैं और दलाल हैं वो भी जाहिल ही होंगे। तो इनकी भाषा को देख के आप इनकी जाहिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सबको एक होने की जरूरत है, आप सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। ऐसा व्यक्ति जो कभी आप देखा, मैंने कई बार वीडियो पोस्ट किया, आपने देखा होगा, व्यक्ति पढ़ नहीं सकता, सिग्नेचर करने में 15 मिनट लगता है, यह हस्ताक्षर करने में 15 मिनट लगाता है। तो आप क्या ऐसे जाहिल व्यक्ति से ये उम्मीद कर सकते हैं कि विधानसभा के पटल पर आपके हक के लिए आवाज उठाता होगा? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में ना तो बिजली, ना पानी, ना सड़क, किसी चीज का भी विकास नहीं। तो विकास नहीं हुआ, इसका कारण जाहिलियत। बट इन किंतु परंतु इनका अपना विकास बहुत हुआ। 2 से 5 चिमनी पे आ गए, 31 गुना, कई गुना इनकी संपत्ति बढ़ गई है, 40 गुना, 50 गुना संपत्ति इनकी बढ़ गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इनकम टैक्स का नोटिस है इनके पास आया हुआ। 2012 और 13 में इन्होंने ट्रांजैक्शन किया था 2,15,29,930 रुपए का। ये मेरे पास है इनकम टैक्स का नोटिस, आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। 2,15,29,930 रुपए का इन्होंने ट्रांजैक्शन किया अपने मुंशी, मुंशी या जो भी हो, अनायुल्ला सन ऑफ मोहम्मद यूनुस, वो महुआ के ही रहने वाले हैं, इनके खाते से ट्रांजैक्शन हुआ। अभी तक इनके पास नोटिस आ रहा है, अभी तक इनके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ रहा है कि आपने ये ट्रांजैक्शन कैसे किया, ये पैसे आपके पास कहां से आए। इनके पास 2019-20 बीत रहा है, अभी तक इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप देखिए किस तरह की काली करतूतें, काली कारनामों का चिट्ठा मैं लाया हूं। धीरे धीरे मैं बहुत सारे चिट्ठा इसका आपको बताऊंगा। अभी इसने 3 एकड़ जमीन अंबा हाई स्कूल के सामने लिखवाया है, 3 एकड़ जमीन एक मुश्त। मैं बताता हूं ऐसी कौन सी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी कमाई का जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे एक साथ 3 एकड़ जमीन, वहां जैसा कि मुझे पता चला वहां जमीन की कीमत कम से कम 4 से 5 लाख रुपए
पर कट्ठा है। इसका मतलब 1 करोड़ का 1 एकड़, मतलब 3 करोड़ रुपए आप लाए कहां से? कहां से लाए? आपके पास कहां से आए? सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? ये सब बातें, ये सिर्फ वही जो आपके पैसे हैं वो लूटे गए हैं, जो विकास के पैसे हैं वो लूटे गए हैं, और वो विकास के पैसे लूट कर इन्होंने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है। आपका घर खोखला, आपका घर खाली करने का काम किया है और अपना घर भरने का काम किया है। एक तरह की ये डकैती है, एक तरह की सेंधमारी है। ये आम आवाम के घरों में, आम आवाम के घरों में इन्होंने सेंधमारी की है, चोरी की है, डकैती की है, और इन्होंने अपना घर भरा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये विधायक चोर है और इस विधायक को बदलने की जरूरत है। इस विधायक के चोरी का काला चिट्ठा मेरे पास और बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे करके हर एक लाइन में इस चिट्ठा को खोलूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस हालात में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो ये जोगिंदर कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिस जजमेंट में कहा गया है किन हालातों में पुलिस को गिरफ्तार करने की जरूरत है। मैं आपको पढ़ देता हूं किन हालातों में पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। पहला, कि जब बहुत ही खतरनाक अपराध हुआ हो, मतलब द केस इन्वॉल्व ए ग्रेव ऑफेंस लाइक मर्डर, या तो मर्डर हुआ हो, डकैती हुआ हो, रॉबरी हुआ हो, रेप हुआ हो आदि, इन सब टाइप के अगर खतरनाक जघन्य अपराध हुए हैं, इन जघन्य अपराध के केस में ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और अन्य अपराधों में पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, the accused is likely to abscond and evade the process of law, अगर उन्हें ये लगता है कि किसी भी समय अपराधी भाग सकता है, या अपराधी ऐसी जगह जा सकता है भाग के जब जब उसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, नेपाल चले जाए, किसी दूसरे देश भाग जाए, अगर ऐसे हालात हैं और ऐसी शंका है पुलिस को गिरफ्तारी की, तो ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तीसरा, the accused is given to violent behavior and is likely to commit further offenses unless his movements are brought under restraint। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत एग्रेसिव नेचर का है, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का अगर अभियुक्त है, और ये शंका है पुलिस को कि ये बाहर जाके हत्या कर सकता है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर सकता है, गुस्से में ये कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे हालत में पुलिस को गिरफ्तार करने की इजाजत है। चौथा, द एक्यूज्ड इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर एंड अनलेस केप्ट इन कस्टडी ही इज लाइकली टू कमिट सिमिलर ऑफेंसेस अगेन। मतलब कहने का ये है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, बार बार वो घटनाओं को अंजाम देता है, बार बार घटनाएं करता है, एक ही घटना को कर सकता है या अन्य घटनाओं को दोहराता है, तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसे केस में उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और लास्ट है, हाँ बस ये मेन ये चार है जो मैंने आपको बताया, ये चार दशाओं में आपको गिरफ्तार करने की इजाजत है। मैं जानना चाहता हूं शिवहर पुलिस से, मैं जानना चाहता हूं शिवहर एसपी से जो ईमानदारी का टैग लेके घूमते हैं, मैं जानना चाहता हूं शिवहर डीएसपी से जो जो तो भ्रष्ट है ही, इनके पास ईमानदारी का टैग देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कि वो इन चार कारणों में से मुझे एक कारण बताएं जिनकी वजह से मिसौडा कांड में ये 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रही है शिवहर पुलिस, और शिवहर पुलिस कुछ भ्रष्ट नेताओं और प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर आम जनता, निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक थाने में टोटल 8 थाने हैं। अगर आप 8 थानों के आंकड़ों को देखेंगे तो अभी तक ऑन एन एवरेज 200 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा उन 200 केसेस में 8 थाने में लगभग 1600 केसेस दर्ज हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा उन हर एक थाने की बात करें तो 200 केस में से लगभग 100 केस फेक केस हैं और काउंटर केस हैं, सिर्फ प्रतिशोध की भावना को पूरा करने के लिए काउंटर केसेस किए गए हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल पुलिस कमीशन के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं
उसमें से 60% लोगों को गलत तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब ये जेल के अंदर बंद होते हैं तो उसका खर्चा सरकार को वहन करना पड़ता है। और इस तरीके से नेशनल पुलिस कमीशन का रिपोर्ट है 32 पेज में, जो तीसरा रिपोर्ट है उसमें 32 पेज पे इसने साफ लिखा है कि इसकी वजह से, इस गलत गिरफ्तारियों की वजह से 40 से 50% सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ जाता है। तो आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की लापरवाही और पुलिस की गलती की वजह से आपको ही खमियाजा नहीं भुगतना पड़ता, एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, साथ साथ केंद्र या राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ता है, उनका खर्चा बढ़ जाता है जिस खर्चे की कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत है, मैं आपको इनको बिहार पुलिस की मैनुअल पढ़ने के लिए कहता हूं, इन 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 पुलिस वालों को जिनको ये पता नहीं है, बिहार पुलिस मैनुअल के रूल 5 में देखिए आप, इसमें कहा गया है कि आपको डिग्निटी मेंटेन करना है, आपको अपने बिहेवियर को अच्छा रखना है ताकि लोगों में, समाज के बीच आपकी छवि और आपका चरित्र अच्छा माना जाए, लोग आपको रिस्पेक्ट दें। लेकिन इसके ठीक उल्टा और विपरीत ये चलते हैं दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है, आप इसको जरूर पढ़ें। इस जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, इसमें गाइडलाइंस दिया गया है कि किस परिस्थिति में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, पुलिस जब अरेस्ट करती है तो केस डायरी में उसका कारण लिखना पड़ता है, केस डायरी में किस कारण से आपने इसको गिरफ्तार करना जरूरी समझा। आप देखेंगे इस केस में 211/20 जो पिपराड़ी थाना में दर्ज हुआ है, उसमें ये कारण भी नहीं लिखा हुआ। केस डायरी देखे कि केस डायरी में ये नहीं लिखा गया कि किस कारण से इन 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार, 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है गाइडलाइंस की, किस तरह से नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरह से बाई लॉज की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है शिवहर पुलिस के द्वारा। और शिवहर में ये हालात नहीं है, ये मैं तो पूरे बिहार राज्य की बात करता हूँ, पूरे बिहार राज्य में कमोबेश स्थिति एक जैसी ही है। अब लगे हाथ में आपको चर्चा कर दूं, केसरिया थाने में एक डुमरिया, सॉरी केसरिया विधानसभा में एक डुमरिया थाना है। आप उस डुमरिया थाना की स्थिति देखेंगे, उसमें थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष रमन कुमार बैठे हैं। वो तो दादागिरी करते हैं, वो पुलिस का गुंडा ज्यादा नजर आते हैं। मैं रमन कुमार को सख्त संदेश देना चाहता हूं, अगर आप नहीं सुधरे तो आपको सस्पेंड करने की, सस्पेंड और निलंबित कराने की क्षमता मैं रखता हूं, आपको निलंबित करा के मानूंगा। इनका बिहेवियर बिल्कुल बिहार पुलिस मैनुअल के विपरीत है। ये बिहार पुलिस मैनुअल के रूल 5 इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये पढ़ते नहीं है। डुमरिया थाना के जो थाना प्रभारी रमन कुमार है, ये सरेआम धमकी देते हैं, अगर भ्रष्टाचार के विरोध कोई आवाज उठाता है तो ये उनको धमकी देते हैं कि मैं आपको केस में फंसा के आपको अंदर करा दूंगा। तो आप अंदर करा देंगे तो मैं भी आपकी नौकरी खा जाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप उसे अंदर कराएं और मैं उसे बाहर निकालूंगा और उसके बाद आपकी नौकरी खाऊंगा। नौकरी तो मैं यहाँ भी कई पुलिस वालों की खाने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन मैं इतने हद तक जाना नहीं चाहता हूँ। उनके बच्चे भी हैं, उनके पेट पे लात मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके ऊपर रहम करता हूँ। आपके ऊपर मुझे दया आती है और घिन भी, काश आप सुधर जाएं। ऐसे लोगों के बीच में इस मेसौड़ा कांड ने आपके आपके काले चेहरे को शिवहर के लोगों के बीच रख दिया है कि आप किस तरह कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में खेले जाते हैं, कुछ गिने चुने लोगों के हाथों का खिलौना बन के रह गए। तो प्रशासन का ये काम नहीं है कि आप कुछ गिने चुने लोगों के हाथों का खिलौना बनकर रह जाए। प्रशासन का काम ये है न्याय दिलाना। आपके कारण, सिर्फ आप पुलिस वालों के कारण, आपको बता दूं कि न्याय प्रणाली भी बदनाम होती है। गलती आप करते हैं, बदनामी कोर्ट को भुगतना पड़ता है। इसलिए आप इन बातों से सीख लें, सुधर जाएं और अपनी छवि को ठीक बनाए रखें। मैं एसपी साहब से भी गुजारिश करूंगा, आप ईमानदार हैं, पूरा शिवहर की जनता ये मानती है कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आपका डीएसपी भ्रष्ट है। मैं कई बार आपको इस बात की तरफ इशारा कर चुका हूं, बावजूद इसके आपके तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या मैं मानूं कि आपकी कहीं ना कहीं उनके साथ कोई मिलीभगत है और शायद इसी वजह से कोई कार्रवाई आपने अभी तक नहीं किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मेसौडा कांड में आपको पता है कि गलत काम हुआ है, आपने क्या एक्शन लिया अपने बिहाफ पे? ये ठीक है, आप कहेंगे आचार संहिता लागू हो गया, मैं बहुत व्यस्त हूं और व्यस्त होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि पिपराड़ी थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ 209/20, राजू शाह के पुत्र, सिंगाही गांव के राजू शाह का पुत्र राजकुमार शाह को
डूबकर मर गया या मार दिया गया, अभी तक उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं पहुंचा है। कौन दोषी है? क्या आपकी निष्क्रियता दोषी है? क्या आप फिर सिस्टम की तरफ उंगली उठाएंगे? क्यों नहीं अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया? क्यों नहीं अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई? मैं आपको बता दूं, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन भी मूव कर दिया। क्या मैं मानूं कि आपकी कोई मिलीभगत है जिसकी वजह से अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी हो रही है? क्या आप चाहते हैं कि इसमें जो संलिप्त अभियुक्त हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस क्राइम में, वो छूट जाए? अगर नहीं, तो उन लोगों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक देरी क्यों हो रही? आप तो छोटे छोटे कामों में आप इतना ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, और इतनी बड़ी घटना हुई मिसौड़ा कांड में, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कोई अन्वेषण नहीं हुआ, और बिना अन्वेषण के आपने गिरफ्तारी कर ली लोगों की। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये आपकी छवि खराब हो रही है। मैं तो समझता था आप ईमानदार हैं और आप सब कुछ ठीक करते हैं, तो फिर ऐसी बातें कैसे हो रही है? आपके रहते हुए आपके नाक के नीचे कोई डीएसपी ऐसा भ्रष्टाचार कर रहा है, इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त है, बावजूद इसके आप कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये सब पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, चिरैया विधानसभा में हमारा भ्रष्टाचार विरोधी मंच खड़ा हो गया है, और इसका नेतृत्व दो व्यक्ति कर रहे हैं, नवल किशोर सिंह, जो पताही थाने के रहने वाले हैं, और विजय सिंह, जो बखरी के रहने वाले हैं। इन दोनों को ने हमारे भ्रष्टाचार विरोधी मंच का कमान चिरैया विधानसभा में संभाला है, और चिरैया विधानसभा से हमारे पास कई वीडियो आ रही हैं, जिस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह इंदिरा आवास योजना में, जिसको अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहते हैं, उसमें किस तरह से 30,000 से 40,000 तक रिश्वत लिया जा रहा है। किस तरह से ये तो सब जगह है कि पीडीएस जन वितरण प्रणाली में जो फ्री में मिल रहा है राशन, उसमें भी आधा किलो पर यूनिट पे काटा जा रहा है, मतलब 4.5 किलो ही दिया जा रहा है। यही सिस्टम आपको और जगह है, शिवहर जिला से भी आज एक मेरे पास खबर आई है अभी दोस्तियां से, उसमें भी यही है। तो इश्तियाक अली क्या कर रहे हैं एसडीएम साहब? आप इतना बिजी हो गए हैं इलेक्शन में कि आपके पीछे भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको ध्यान नहीं, आपको खबर नहीं आ रही है। खैर, इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से भ्रष्टाचार की जड़ें हम हिलाते चल रहे हैं, हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो अभी आरटीआई का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। मैं विधायक जी के बारे में कहना चाहूंगा कि 17 इन्होंने आर्म्स के लाइसेंस ले रखे हैं। कैसे एक परिवार में 17 आर्म्स लाइसेंस दिया गया? अभी तक इस आरटीआई का जवाब मुझे नहीं दिया गया। मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग में भी आरटीआई इसके खिलाफ लगा चुका हूं, अभी तक वहां से भी नहीं मुझे कोई सूचना प्राप्त हुई है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं, उसको हिलाया हल्के कामों से नहीं जा सकता। आपको इसके लिए काफी मजबूत बनना पड़ेगा, आपको भी भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको भी काफी मजबूत और हौसला काफी बुलंद रखना पड़ेगा। इतनी मजबूत जड़ों को आप इतनी आसानी से नहीं हिला सकते, काफी मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। आपको एक होने की जरूरत है और आपके सहयोग की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा अपनी साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे, और हम इसी तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, शिवहर में जब भी किसी के साथ अन्याय होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लोग हों, आप मुझे याद करेंगे, मैं वहां हाजिर जरूर होऊंगा। मैं हर प्रकरण में अभी आया तो मैं दोस्तियां प्रकरण में आया, महुआ मिसौड़ा कांड में आया, इस तरीके से मैंने कई निर्दोष लोगों को बाहर निकाला, न्याय दिलवाया उनको, और आगे भी इस तरह मैं न्याय दिलवाने का काम करूंगा। मुझे कुछ लोग जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुझे जानबूझकर एक कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये सब हमारे विरोधियों का षड्यंत्र है। कृपया आप उनके जाल में ना फंसे। मेरा वादा है, मैं इसको सुधार के दम लूंगा। आपका साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, और इस तरीके से मैं आगे चलता रहूंगा। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये दुष्यंत कुमार की कविता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, शर्त यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस तरीके से मैं अपना आज का संवाद यहीं खत्म करना चाहूंगा। आज मैं शिवहर से ही लाइव हूं, और
अब आगे शायद नेक्स्ट संडे मैं दिल्ली से लाइव मिलूंगा आपको। आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें, हमेशा मुझसे जुड़े। दोस्तों, हरिंदर शाह जी को नमस्कार। आप जुड़ते रहेंगे, मेरा हौसला बहुत अफजाई होता है, आप जुड़ते रहते हैं हमसे और हमारा साथ बने रहते हैं। मैं आपके लिए काम करता रहूंगा। तो इस आप हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।